वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का समिट फॉर डेमोक्रेसी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब। कहा, भारत की कहानी दुनिया के लिए है एक वाज़ेह पैगाम। जमहूरियत को नाफिज किया जा सकता है, नाफिज किया गया है और ये अमल आगे भी रहेगा जारी। वज़ीर-ए-आज़म की सोशल मीडिया और क्रिप्टो करेंसी के लिए आलमी उसूल बनाने की अपील। वज़ीर-ए-आज़म आज उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में सरयू कैनाल नेशनल प्रोजेक्ट का करेंगे इफ्तिताह। वज़ीर-ए-आज़म ने ट्वीट करते हुए कहा, तकरीबन 4 दहाइयों से ज़ेर इल्तिबा प्रोजेक्ट गुज़िश्ता 4 बरसों में हुआ मुकम्मल। 14 लाख हेक्टेयर से ज्यादा खेतों की सिंचाई के लिए मिलेगा पानी। 6200 से ज्यादा गांवों के तकरीबन 29 लाख किसानों को होगा फायदा। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद देहरादून में IMA की पासिंग आउट परेड की लेंगे सलामी। परेड में 68 गैर मुल्की कैडेट समेत कुल 387 कैडेट्स होंगे शामिल। भारतीय फौज में शामिल होंगे 319 अफसरान। डीडी उत्तर प्रदेश की भोजपुरी सामीन के लिए खुशखबरी। आज से चैनल पर भोजपुरी नशरियात होंगी शुरू। सुबह 11 बजे से 11:30 बजे तक और रात 8 से 8:30 बजे तक चैनल पर होंगी नशरियात। और अमेरिका ने चीन, म्यांमार और शुमाली कोरिया से मुताल्लिक लोगों और इदारों पर लगाई इंसानी हुकूक की वसी पाबंदी। अमेरिका के साथ साथ कनाडा और बरतानिया ने भी म्यांमार पर आयद की पाबंदी। नाज़रीन आदाब, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है और अभी तक की अहम खबरों के साथ मैं मोहम्मद नौमान। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में सरयू नहर कौमी मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। 10,000 करोड़ की लागत पर मबनी सरयू नहर कौमी मंसूबे से 6,227 गांवों की 14 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन की आबपाशी हो पाएगी। इस मंसूबे के तहत मशरकी उत्तर प्रदेश के कम अज कम 9 अजला में आबपाशी की सहूलियात फराहम करने के लिए 5 नदियों घाघरा, सरयू, राप्ती, बांगंगा और रोही को आपस में जोड़ा जाएगा। इस प्रोजेक्ट से तकरीबन 30 लाख किसानों को फायदा पहुंचने की उम्मीद है। सरयू नदी कौमी मंसूबा 4 दहाइयों से जायद अरसे से ज़ेर इल्तिबा था, जो सिर्फ 4 साल में मुकम्मल किया गया है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल बलरामपुर का दौरा किया और प्रोग्राम से मुताल्लिक जारी तैयारियों का जायजा लिया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमे को सरयू नहर कौमी मंसूबे के हवाले से एक ट्वीट किया। अपने ट्वीट पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आपको ये जानकर धचका लगेगा कि सरयू नहर नेशनल प्रोजेक्ट पर काम सन 1978 में शुरू हुआ था, लेकिन कई दहाइयों तक ये मंसूबा कभी मुकम्मल नहीं हो सका। लागत में इजाफा हुआ और इसके साथ लोगों की परेशानियां भी बढ़ती गईं। 4 दहाइयों से नामुकम्मल मंसूबा 4 साल में मुकम्मल कर लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने मजीद कहा कि गुज़िश्ता 4 बरसों के दौरान सरयू नहर नेशनल प्रोजेक्ट पर तेज़ रफ्तार काम हुकूमत की तवील अरसे से ज़ेर इल्तिबा मंसूबों को मुकम्मल करने और किसानों के फ़ायदे के लिए मुल्क के आबी वसाइल को इस्तेमाल करने और ईज़ ऑफ लिविंग के लिए हुकूमत के अज़्म के मुताबिक है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में सरयू नहर नेशनल प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करेंगे। सरयू कैनाल नेशनल प्रोजेक्ट पर हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र मिश्रा ने उत्तर प्रदेश के जल शक्ति के वजीर महेंद्र सिंह से खुसूसी बातचीत की। सबसे बड़ी नहर परियोजना का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। 11 दिसंबर को बलरामपुर आ रहे हैं और इस परियोजना पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका दूरदर्शन न्यूज पर। 50 सालों का इंतजार अब खत्म हो रहा है जब सरयू नहर परियोजना का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। कितना महत्वपूर्ण आप मानते हैं ये परियोजना होने वाली है किसानों के लिए? सबसे पहले तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, बधाई देना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जब 2014 में प्रधानमंत्री बने, उन्होंने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जब 2015 में घोषणा की तो उन्होंने भारत की कुल 99 परियोजनाओं का समीक्षा किया, लंबित परियोजनाओं के। और जो अभी आप कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना, उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत की सबसे बड़ी परियोजना सरयू परियोजना, जिसके लोकार्पण के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी 11 दिसंबर को हमारे बलरामपुर में आ रहे हैं। जो परियोजना 78 करोड़ की केवल थी,
बढ़ते बढ़ते उसकी लागत 9,802 करोड़ हो गई और देखते देखते पिछले 50 सालों में जो काम नहीं हो पाया था वो 5 साल में मोदी और योगी सरकार ने करके दिखाया है। इतना लंबा समय सिंचाई परियोजनाओं को लेकर लगता है कि एक उपेक्षा का दौर रहा है बीती केंद्र सरकारों में और राज्य सरकारों में। वास्तव में किसानों की समस्याओं का समाधान और किसानों के खेत तक पानी पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया तो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने पूरे भारत के अंदर किया। उनकी पीड़ा थी कि जितनी परियोजनाएं वो सब पूर्ण होनी चाहिए और हर खेत तक पानी पहुंचना चाहिए। उसकी दृष्टि से और आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरीके का अभियान चलाया कि उत्तर प्रदेश की सभी लंबित परियोजनाओं को पूर्ण करने का उन्होंने बीड़ा उठाया। आज मुझको गर्व हो रहा है कि सरयू परियोजना जो भारत की सबसे बड़ी परियोजना है, 14.5 लाख हेक्टेयर जमीन इससे सिंचित होगी और लगभग 29 से 30 लाख किसान इससे लाभान्वित होंगे। किसानों की आय को दोगुनी करने का जो संकल्प आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का है उसमें उत्तर प्रदेश अग्रणी भूमिका निभा रहा है। बगल में नेपाल सीमा है और ये पूरा जो इलाका है तराई का, इसमें बाढ़ एक बहुत बड़ी समस्या रही है। बाढ़ की समस्या से भी निजात मिलेगी इस इलाके में? देखिए, बाढ़ की समस्या से निजात मिलेगी, नदियों को जोड़ेंगे, नदियों के फ्लो के बहाव को रोकने के दृष्टि से निजात मिलेगी, वाटर रिचार्जिंग के लिए बहुत अच्छा होगा, पूरे के पूरे एरिया हमारा हरा भरा हो जाएगा, किसानों के लिए खेत में पानी मिलेगा, लोगों के पीने के पानी की व्यवस्था होगी, हर तरीके की सुविधा ये हमारी सरयू परियोजना देगी। किसानों को लेकर भी बहुत राजनीति हो रही है, उसको लेकर क्या कहें? जनता जनार्दन और किसान आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, मोदी और योगी के साथ है। आरोप प्रत्यारोप जो लगा रहे, जरा आ करके यहाँ देखें किस तरीके का अद्भुत दृश्य और नज़ारा दिख रहा है। हमारी नहरें दिख रही हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, उनके स्वागत के लिए हर कोई व्यक्ति जाना चाहता है। लाखों लाख की भीड़ उस दिन बलरामपुर में होगी। हर कोई उनका आभार व्यक्त करना चाहता है, स्वागत करना चाहता है, धन्यवाद करना चाहता है। से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह बता रहे थे कि किस तरह से सरयू नहर परियोजना से किसानों को इस पूरे 9 जिले में फायदा होने वाला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सपना है कि हर खेत तक पानी पहुंचे, उसमें ये परियोजना बहुत मददगार साबित होने वाली है। इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में तमाम जो कदम उठाए गए हैं किसानों के कल्याण को लेकर, हर घर तक पीने का शुद्ध पानी पहुंचे, उस बारे में भी उन्होंने विस्तार से हमसे बातचीत की। कैमरामैन भीम सिंह के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, श्रावस्ती। नाजरीन, आइए इस सिलसिले में मजीद तफसीलात के लिए बात करते हैं हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र मिश्रा से। जी शैलेंद्र, सिर्फ बलरामपुर ही नहीं बल्कि आसपास की आबादी के लिए भी 10,000 करोड़ की लागत पर मबनी सरयू नहर कौमी मंसूबा काफी अहम है। लोगों के लिए कितना फायदेमंद रहेगा ये मंसूबा? देखिए, 4 दशकों से जो काम नहीं हुआ वो 4 वर्षों में पूरा हुआ है और पूर्वांचल और अवध के जो 9 जिले हैं, जिसमें गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर जैसे जिले आते हैं, यहाँ सिंचाई के लिए नहरों का इस्तेमाल एक तरह से ना के बराबर होता था और डीजल पंपिंग सेट पर या फिर बिजली के जरिए सिंचाई होती थी। ऐसे में जब 6200 गांव और 29 लाख किसानों के खेतों में सीधे नहरें पहुंचेंगी और उसके जरिए सिंचाई होगी, तो एक बहुत बड़ी क्रांति कह सकते हैं, कृषि क्रांति आने जा रही है, जिसमें उनकी लागत सिंचाई को लेकर बेहद कम हो जाएगी। और अगर आप पूरी खेती बाड़ी की लागत देखें तो सिंचाई की जो लागत है वो बहुत बड़ा हिस्सा होता है और सिंचाई की लागत जब कम होगी तब किसानों की उत्पादन भी बढ़ेगा और साथ ही साथ किसानों की आय भी बढ़ेगी। दूसरी बात यह है कि इस पूरे बेल्ट में नेपाल से जो पानी आता है उसकी वजह से हम बाढ़ की तबाही देखते हैं। तो ऐसे में जब छोटी बड़ी नहरें मिलाकर 6600 किलोमीटर की नहरें बिछाई गई हैं, तो जिन इलाकों में पानी ज्यादा आता है वहां से पानी दूर दराज के इलाकों में चला जाएगा, जहां पर नहरों के जरिए तेल तक पानी पहुंचेगा, यानी अंतिम छोर तक पानी पहुंचेगा। तो दोहरा फायदा होगा, बाढ़ की समस्या से निजात मिलेगी, किसानों के लिए सिंचाई का पानी उपलब्ध होगा और साथ ही साथ उर्वरता बढ़ेगी जमीन की जब नहरों से सिंचाई होती है और आसपास हरियाली बढ़ेगी। तीसरी जो बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि इन नहरों के किनारे भविष्य में सड़क बनाने की योजना है, यानी श्रावस्ती से गोरखपुर आप मुख्य नहर के किनारे सीधे जा सकते हैं, उसके लिए भी सरकार ने प्लान किया है। एक नहर के बगल में एक सड़क बनाई जाएगी तो श्रावस्ती को सीधे गोरखपुर से लिंक करेगी। तो इस तरह की एक पूरी योजना पे काम हुआ है और हम जानते हैं कि 50 साल पहले इस योजना का ऐलान हुआ था, इस योजना को राष्ट्रीय योजना घोषित किया गया, लेकिन हमने देखा कि 2014 से पहले इस पर कोई खास प्रगति नहीं हो पाई।
और तेजी से प्रगति तो 2017 के बाद हुई, जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में सरकार बनी। केंद्र सरकार ने ज्यादा से ज्यादा आवंटन इस योजना के लिए किया। तो निश्चित तौर जी पर शैलेंद्र। आज हम देख रहे हैं कि 9 जिलों के किसानों के लिए योजना पूरी होने जा रही है। जी शैलेंद्र, बहुत खूब। यानी इसके साथ साथ एक रोड का मंसूबा भी है और दूसरी चीज आपने कृषि क्रांति की बात कही। अब ये 4 साल में ये मंसूबा मुकम्मल हुआ है, वजीर आजम वहां जा रहे हैं, लोगों से आपने बात की, लोगों में कितना जोश है आज वजीर आजम के पहुंचने के ऊपर, और इसके साथ साथ ये भी कि ये इतनी जल्दी जो ये मंसूबा कंप्लीट हुआ 4 साल के अंदर, लोगों का क्या कहना है? जी देखिए, लोगों को बहुत लंबा इंतजार था। वो इस बात को भूल चुके थे कि जितनी नहरें हैं आपस में जुड़ जाएंगी, तेल तक पानी पहुंचेगा। चूंकि फुटकर में नहरें कहीं खुदी थी, कहीं पर आधा काम हुआ था, कहीं पर काम रुका पड़ा था। और जब ये युद्ध स्तर पर कहें इस परियोजना को पूरा करने का काम पिछले 4 साल में हुआ, तब इस एक सपने को पूरा होता हुए यहाँ 9 जिलों के किसान देख रहे हैं, जिसका भविष्य में बहुत फायदा होने वाला है। एक कृषि क्रांति कह सकते हैं इस पूरे रीजन में आने वाली है नहरों के जरिए। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इस ताज़ा जानकारी के लिए जो आपने वहां से हालात बताएं, बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जुमे को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समिट फॉर डेमोक्रेसी से खिताब किया। उन्होंने कहा कि जमहूरियत के तईं जज्बा हमारी तहजीब का अहम हिस्सा है। वजीर आजम ने मजीद कहा कि सदियों का नौआबादियाती निज़ाम भी भारत के शहरियों को नहीं दबा सका। इन्होंने कहा कि भारत की कहानी दुनिया के लिए एक वाज़ेह पैगाम है कि जमहूरियत नाफिज की जा सकती है, जमहूरियत नाफिज की गई है और जमहूरियत आगे भी जारी रहेगी। The structural features like multi-party elections, independent judiciary, and free media are important instruments of democracy. However, the basic strength of democracy is the spirit and ethos that lie within our citizens and our societies. Democracy is not only of the people, by the people, for the people, but also with the people, within the people. इस दौरान वज़ीर आज़म मोदी ने सोशल मीडिया और क्रिप्टो करेंसी जैसी उभरती टेक्नोलॉजी के लिए आलमी मायारात की तश्कील के लिए मुश्तरका कोशिशों की अपील की ताकि उनका इस्तेमाल जमहूरियत को बाइख्तियार बनाने के लिए किया जाए। India would be happy to share its expertise in holding free and fair elections and enhancing transparency in all areas of governance through innovative digital solutions. We must also jointly shape global norms for emerging technologies like social media and cryptocurrencies so that they are used to empower democracy, not to undermine it. सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद आज देहरादून में इंडियन मिलिट्री एकेडमी की पासिंग आउट परेड की सलामी लेंगे। भारत और बैरून मुल्क से 387 जेंटलमैन कैडेट्स परेड में हिस्सा लेंगे, जिनमें से 319 जेंटलमैन कैडेट्स भारतीय हैं, जबकि 68 कैडेट्स का ताल्लुक 8 दोस्त ममालिक अफगानिस्तान, भूटान, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, म्यांमार, तंजानिया और तुर्कमेनिस्तान से है। जुमे को तमिलनाडु के हेलीकॉप्टर हादसे में जान गंवाने वाले तमाम 13 अफराद को आखिरी सलामी पेश की गई, जिनमें सीडीएस जनरल बिपिन रावत भी शामिल थे। जुमे को जनरल बिपिन रावत के जस्ते खाकी को बरार स्क्वायर लाया गया, जहां सीडीएस रावत की आखिरी रसूमात पूरे फौजी एजाज के साथ और 17 तोपों की सलामी के साथ अदा की गईं। जनरल बिपिन रावत और इनकी अहलिया मधुलिका के जस्ते खाकी को एक ही चिता पर आखिरी अलविदाई दी गई। दोनों बेटियों कृतिका और तारिनी ने मिलकर उन्हें मुख्य अग्नि दी। बरार स्क्वायर पर भी खिराज अकीदत पेश करने वालों का हजूम रहा। तीनों फौजी सरबराहान और वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने जनरल रावत को आखिरी अकीदत पेश की। जनरल बिपिन रावत भले ही हमारे दरमियान नहीं रहे, लेकिन एक बहादुर सिपाही की तरह लोगों के दिलों में हमेशा रहेंगे। ये मुल्क उन्हें एक ऐसे सिपाही के तौर पर याद रखेगा जिसने अपना सब कुछ मुल्क के तईं वक्फ कर दिया, एक जांबाज फौजी जिसने आखिरी दम तक मुल्क की सलामती को यकीनी बनाया।
किसान तहरीक के इख्तिताम के ऐलान के बाद आज से दिल्ली से मुत्तसिल सिंघू बॉर्डर समेत तमाम जगहों से किसान घर वापसी शुरू कर देंगे। किसान लीडरों ने कहा है कि 15 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चा की फिर से मीटिंग होगी, जिसमें जायजा मीटिंग की जाएगी। गुज़िश्ता 19 नवंबर को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने तीनों ज़रूरी क़वानीन की वापसी का ऐलान किया था। और काबीना सेक्रेटरी आज तकरीबन 2:30 बजे कोविड के ताल्लुक से जायजा मीटिंग करेंगे। नीति आयोग के अरकान, सेहत के सेक्रेटरी, फार्मा सेक्रेटरी, डीबीटी सेक्रेटरी भी इस मीटिंग में शिरकत कर रहे हैं। ये मीटिंग कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन और वैक्सीनेशन के ताल्लुक से भी अहम है। कोविड-19 की नई शक्ल ओमिक्रॉन की आमद के बाद से निगरानी का काम तेज हो गया है। मरकजी और रियासती हुकूमतें सूरत हाल का मुसलसल जायजा ले रही हैं। वजारत सेहत ने कहा है कि मुल्क में ओमिक्रॉन शक्ल के 25 मामलात सामने आए हैं और सभी में हल्की अलामात पाई गई हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा है कि फिलहाल कोविड-19 के मरीजों के इलाज के तरीक़ाकार में कोई तब्दीली नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि 5% से ज़ायद मामलात सामने आने के बाद ज़िली सतह पर पाबंदियाँ नाफिज की जाएंगी। ओमिक्रॉन की रोकथाम के लिए मुसलसल एहतियात बरती जा रही है। साथ ही बेंगलुरु हवाई अड्डे पर आने वाले मुसाफिरों की कोरोना जाँच की जा रही है। इस दौरान गुजरात के जामनगर में ओमिक्रॉन के 2 मामलात सामने आए हैं। कोविड-19 की नई शक्ल ओमिक्रॉन के बारे में तशवीश दुनिया के दीगर ममालिक के साथ भारत में भी पाई जा रही है। वजारत सेहत ने इससे निपटने के लिए रियासतों को तमाम रहनुमा खतूत जारी किए हैं। कोविड-19 की इस नई शक्ल के फैलाव को रोकने के लिए खुसूसी एहतियात बरती जा रही है। और इसी दरमियान वजारत सेहत ने कहा है कि अब तक पाए जाने वाले ओमिक्रॉन के ज़्यादातर मामलात में हल्की अलामात की खबरें मिली हैं। टोटल वेरिएंट देश में डिटेक्ट हुए हैं, यह संख्या उससे 0.04% से भी कम है। मुख्यतः विषय जो हम आप लोगों के सामने रखना चाहेंगे, अभी तक जो भी ओमिक्रॉन पॉजिटिव केसेस देश में डिटेक्ट किए गए हैं, उनमें मुख्यतः माइल्ड सिम्टम्स ही पाए गए हैं। तिब्बी तहकीक की भारतीय कौंसिल यानी ICMR के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा कि ओमिक्रॉन सेहत की देखभाल के निज़ाम पर कोई बोझ नहीं डाल रहा है और इसके इलाज में इस वक्त कोई तब्दीली नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि ओमिक्रॉन पर तवज्जो मरकूज करते हुए भारत में कोविड का जायजा लेने के लिए बाकायदा मीटिंग मुनक्किद की जा रही है और इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। Regular meetings are being organized to examine and keep a watch on the global scenario. Regular meetings are being held to examine the COVID scene in India with a focus on Omicron, and care is being taken, and we need your help, to not spread panic. Communication is being planned accordingly, and district level restrictions to be implemented where the test positivity rate is more than 5%, and those districts remain very small in number, around 25-26 only. नीति आयोग के मेंबर डॉक्टर VK पाल ने मुल्क में मास्क के इस्तेमाल में कमी आने पर तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि वबाई अमराज के खिलाफ जंग में वैक्सीन और मास्क दोनों ही अहम हैं। हम लगभग उसी पोजीशन पे आज पहुंच गए हैं जैसे कि ये जो सर्ज आई थी हमारी, उसके शुरुआत में थे, मार्च में, फरवरी में। हम उससे भी इनफैक्ट नीचे हैं अकॉर्डिंग टू दिस एस्टिमेट। तो इन अ वे हम एक डेंजर जोन में फिर आ गए हैं टेक्निकली स्पीकिंग। फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम अ प्रोटेक्शन कैपेबिलिटी, from the point of view of the protection capability, we are now operating at a low level, an unacceptable level, and a risky level. साइंस कम्युनिटी वार्न कर रही है, WHO वार्न कर रहा है कि ये टाइम वो नहीं आया है कि जब हमने मास्क को हटा देना है। और दूरदर्शन आज से भोजपुरी ज़बान में कई प्रोग्राम शुरू करेगा। भोजपुरी मशरक़ी उत्तर प्रदेश और मगरबी बिहार के इलाकों में बोली जाती है। भोजपुरी के अलावा इन प्रोग्रामों में मकामी रिवायात, फ़न और अदब को भी फ़रोग़ दिया जाएगा। इन शोबों के लोग भोजपुरी ज़बान में प्रोग्राम शुरू करने का मुतालबा होने के बाद काफ़ी पुरजोश हैं। इत्तलात और नशरियात के वज़ीर अनुराग ठाकुर ने भोजपुरी ज़बान में एक वीडियो ट्वीट किया है। उन्होंने भोजपुरी ज़बान में पैगाम जारी करते हुए इत्तला दी कि दूरदर्शन उत्तर प्रदेश पर इतवार से दिन में 11 से 11:30 बजे तक और रात 8 बजे से 8:30 बजे तक भोजपुरी में प्रोग्राम नशर होंगे। उन्होंने सभी को मुबारकबाद भी दी। भोजपुरी भाषा भाई लोगन, अनुराग सिंह ठाकर के सादर प्रणाम। हम सबे खातिर बड़ा खुशी के दिन बाटे कि कल 11 दिसंबर से रोज दिन में 11 से 11:30 बजे तक और रात
8 बजे से 8:30 बजे तक दूरदर्शन उत्तर प्रदेश पर रहुआ सबे आपन माटी के बोली भोजपुरी के कार्यक्रम देखब जा। भोजपुरी बोली के मिठास के था सब केहू कायल बा ओकरे पर जब भोजपुरिया गीत गवनई आपन क्षेत्र के थाती पर आपन सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यन के मुताबिक कार्यक्रम देखे के मिली ता ऐसे बड़बर और का बात हो कि हम रहुआ सभी के आश्वस्त करत बानी जाकि दूरदर्शन गोरखपुर से जवन भोजपुरी कार्यक्रम प्रसारित होगी ओमे रहुआ सभी भोजपुरी माटी के साध गंध जरूर महूस कर आजा। ए अवसर पर हम रहुआ सभी के आपन हार्दिक शुभकामनाएं देत बानी जा। जय हिंद, जय भारत। जुमे को राज्यसभा और लोकसभा में बगैर किसी रुकावट के खुशउस्लूबी से कामकाज हुआ। राज्यसभा में वक्फे सवाल के दौरान अवामी मफादात से मुताल्लिक कई सवालात के जवाब आए। कॉमर्स और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने राज्यसभा में ग्रेटर नोएडा में चल रहे इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट के बारे में बताते हुए कहा कि हुकूमत ने इस प्रोजेक्ट के मामले में उत्तर प्रदेश हुकूमत को 617 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं और यहां पर काम तेजी से चल रहा है। राज्यसभा में एक तहरीरी सवाल के जवाब में ज़राअत के वजीर ने कहा कि मुल्क में किसान तहरीक के दौरान पुलिस कार्रवाई में किसी भी किसान की मौत नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि तहरीक में शरीक किसानों और उनके कुनबों को मुआवजे से मुताल्लिक मसाइल मुतल्लिका रियासतों के पास ज़ेर गौर हैं। अफगानिस्तान की मौजूदा हंगामा खेज सूरत हाल के पेश नज़र वहाँ से लोगों की मुसलसल नकल मकानी जारी है। इसी के पेश नज़र भारत ने ऑपरेशन देवी शक्ति शुरू किया है। ख़ास बात यह है कि अफगानिस्तान से आने वाली अक़लियतें भी अपने साथ मजहबी किताबें भारत की ज़मीन पर ला रही हैं। पेश है ये खुसूसी रिपोर्ट। दिल्ली हवाई अड्डे की ये तस्वीरें तारीख साज हैं। ये तस्वीरें गवाह हैं कि हुकूमत हिंद ने किस तरह एक बार फिर से काबुल से मुक़द्दस मजहबी सहीफ़ों और निशानों को लाने का काबिल सताइश काम अंजाम दिया है। जुमे के रोज़ अफगानिस्तान से एक स्पेशल चार्टर्ड तैयारा दिल्ली पहुंचा, जिसमें काबुल से हिंदू और सिख भारत आए। ख़ास बात यह रही कि ये लोग अपने साथ सिखों और हिंदुओं की मुक़द्दस किताबें भी लेकर आए। ये लोग सिखों के मुक़द्दस श्री गुरु ग्रंथ साहब और हिंदुओं के भगवद गीता और रामचरित मानस लेकर आए। इसे लेने दिल्ली के हवाई अड्डे पर मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी, बीजेपी सदर जेपी नड्डा, दिल्ली बीजेपी सदर आदेश कुमार गुप्ता और बीजेपी लीडर मनजिंदर सिंह सिरसा पहुंचे। मरकजी वजीर जेपी नड्डा इस ग्रंथ को माथे पर रखकर हवाई अड्डे से बाहर आए। जेपी नड्डा ने यकीन दहानी कराई कि काबुल से आए पवित्र गुरु ग्रंथ का एहतराम किया जाएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो ऑपरेशन देवी शक्ति को चलाया है, जिसके तहत आप सब लोगों का आना यहाँ पर हुआ है, उसको भी मैं बधाई भी देता हूँ। उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस कार्यक्रम के तहत आप सबको यहाँ आने की अनुमति भी दी और गुरु ग्रंथ साहिब को और हमारे महाभारत के ग्रंथों को और हमारे रामायण के ग्रंथों को सभी को मैं विश्वास दिलाता हूं कि उनको आदरपूर्वक, इज्जतपूर्वक यथास्थान पहुंचाने का जिम्मा भी हम सब लोग लेते हैं और उनको हम यथास्थान पहुंचाकर पूरी इज्जत के साथ आगे बढ़े। मनजिंदर सिंह सिरसा ने काबुल से पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहब लाने के लिए मोदी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। देश के गृह मंत्री जी ने कमिटमेंट की थी कि मैं वीजे ही नहीं बल्कि बाई एयर उन सबको सुरक्षित लेके आऊंगा। मैं आज देश के प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी का विशेष तौर पर धन्यवाद करता हूं और उनको यह भी बताना चाहता हूं, जहां हमारी संगत पहुंची है यहाँ पे, वहां पे जो पुरातन पावन स्वरूप के साथ साथ वो हमारी पोथी साहिबान जो हाथ लिखित है, जो इतना पुराना हमारा एक पवित्र स्वरूप थे, उनको भी आज आपने सुरक्षित भारत पहुंचाने का काम किया है। दरअसल काबुल में तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद से ही वहां से लोगों की हिजरत जारी है। अफगानिस्तान से भारत और कुछ दीगर ममालिक के लोगों को लाने के लिए हुकूमत हिंद ने ऑपरेशन देवी शक्ति का एहतमाम किया है। जुमे को आने वाले तैयारे में 10 भारतीय और 94 अफगान शामिल हैं। इसमें 9 बच्चे भी शामिल हैं, जिनमें 3 तो नौज़ायदा हैं। इससे पहले भी अफगानिस्तान से पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब के 3 स्वरूप भारत पहुंचे थे।
तब भी मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी ने इसे खुद मौसूल किया था। तापस भट्टाचार्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। और अब रुख करते हैं बैनुल-अक़वामी खबरों का। इंसानी हुकूक के आलमी दिन पर अमेरिका ने जुमे को चीन, म्यांमार, शिमाली कोरिया और बांग्लादेश के 15 अफराद और 10 कंपनियों पर इक़्तिसादी और सफरी पाबंदियों का ऐलान किया है। महकमा खजाना की जानिब से किए गए एक ऐलान में एक चीनी कंपनी पर भी सरमायाकारी की पाबंदियां आयद की गई हैं। और उज़्बेकिस्तान के ताशकंद में खेले जा रहे कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत के नौजवान वेटलिफ्टर जेरेमी लाल रेनोंगा ने मर्दों के 67 किलोग्राम वजन के जुमरे में सोने का तमगा जीतने में कामयाबी हासिल की। हालांकि वो अपनी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर सके। उनकी हालिया बेहतरीन कारकर्दगी 306 किलोग्राम है। और दूसरी जानिब गुरु राजा पुजारी भारत के लिए चांदी का तमगा जीतने में कामयाब रहे। गुरु राजा ने मर्दों के 61 किलोग्राम जुमरे में 265 किलोग्राम वजन उठाते हुए चांदी का तमगा जीता। और प्रीमियर लीग में शनिचर को देर रात खेले गए मैच में ब्रेंटफोर्ड ने वाटफोर्ड को 2-1 शिकस्त दी। पहले हाफ में पहले ही एक गोल से पीछे रहने वाले ब्रेंटफोर्ड ने आखिरी 10 मिनट में 2 दिलचस्प गोल करके वाटफोर्ड को शिकस्त दी। और अब एक नजर मौसम के मिजाज पर। नाज़रीन, इसी के साथ उर्दू खबरों का ये बुलेटिन यही मुकम्मल होता है। अगला बुलेटिन पेश खिदमत होगा शाम 5:30 बजे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। ABU रोबोकॉन 11 देश 22 टीमें। चीन में हो रहा है वर्चुअल